हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं टी कमचंद। हम बात कर रहे थे लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन मैथमेटिक्स पेपर सेकंड के सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन के अंदर हमने बात कर ली थी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 में, जो हमने बात की थी पार्ट नंबर 1 के अंदर, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो उस लिंक पे क्लिक कीजिए और सबसे पहले वो देखिए। आज बात करेंगे हम पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 8 से आगे कंटिन्यू जितने क्वेश्चंस होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। पेपर जो है उस पेपर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पार्ट 1 में कर लिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से आगे, और क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दिया हुआ है इन जनरल नोटेशन द रिलेशन बिटवीन फोरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जनरल नोटेशन के अंदर आपको बताना है फोरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर रिलेशन क्या होगा। अब ध्यान से देखो, जब हमें किन्हीं दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वो दोनों क्वांटिटी होती क्या है। हमारे पास में क्वेश्चन में दो वर्ड हैं, एक वर्ड है आपके पास में फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक वर्ड है आपके पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले तो हमें उन दोनों की डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उस डेफिनेशंस को अप्लाई करेंगे और एक डेफिनेशन को लेते हुए चलेंगे, दूसरे डेफिनेशन के फॉर्म में लेके आएंगे। एक फंक्शन हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर जो हमारे 4 ऑप्शन है वहां पे जनरली जो फंक्शंस लिए हुए वो लिए हुए एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी। मैं थोड़ा यहाँ पे क्या है, मैं एक्स ले रहा हूं, उसी को आप टी मान लोगे क्योंकि एक्स भी क्या है, कंटिन्यूस वेरिएबल है और टी भी कंटिन्यूस वेरिएबल है, सिर्फ नोटेशन का फर्क है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की, और फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का किस तरह से डिफाइन करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था फोरियर ट्रांसफॉर्म जब भी हम डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर अलग अलग ऑर्डर जो होते हैं वो अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। कई ऑर्डर बाहर जो होते हैं वो कितना लेते हैं, 1/√2 पाई। कई ऑर्डर नहीं लेते, मैं भी नहीं ले रहा हूं। लिमिट फोरियर ट्रांसफॉर्म में -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सभी ऑर्डर सेम रखते हैं और यही इसकी डेफिनेशन होती है। रही बात कर्नल की, आपको पता है कि सारे के सारे ट्रांसफॉर्म, चाहे हम मैलन ट्रांसफॉर्म की बात करें, चाहे हम एंकल ट्रांसफॉर्म की बात करें, चाहे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें, लाप्लास की बात करें या किन्हीं और ट्रांसफॉर्म की बात करें, ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होते हैं। और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का रूल होता है कि हम क्या करते हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में करते क्या है, हम इंटीग्रेशन के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसी न किसी कर्नल की सहायता से। यहां पर जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इस फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो कर्नल है वो कर्नल कितना है, e की पावर ipx। कहीं उधर इस कर्नल को e की पावर -ipx भी लेते हैं। आप चाहो तो उस तरह से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ अब बात करते हैं, ये कर्नल हो गया जहां पे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि p क्या होता है, रियल क्वांटिटी होती है, और fx का फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो यहाँ पे fx.dx, और मैंने साइड में लिखा भी हुआ है p बिलोंग्स टू क्या है, r। आगे काम आएगा इसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर दिया। दूसरा हमें इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें लाप्लास के साथ में, तो लाप्लास की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं यूनिवेरिएट, एक होता है बाइवेरिएट डेफिनेशन। बाइवेरिएट डेफिनेशन में यहाँ लिमिट -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लगेगी, कई उधर उसको भी काम में लेते हैं। हम फिलहाल बात करते हैं 0 से इनफाइनाइट की, बीच में बताऊंगा -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लिमिट दी हो तो इसको कैसा सॉल्व करेंगे। तो लाप्लास आपके पास में fx का कैसे निकालेंगे, जब 0 से इनफाइनाइट के बीच में लिमिट हो तो e की पावर -sx fx dx से स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, जहां पर इसका कर्नल जो होता है वो कितना होता है, e पावर -sx। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इस कर्नल के अंदर जो यहाँ पर s पैरामीटर है, ये s पैरामीटर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, अगर ये पैरामीटर रियल है तो s की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि माइनस आपने ऑलरेडी डिफाइन किया, वैसे भी इसकी डेफिनेशन होती है। और अगर s आपके पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लाप्लास की डेफिनेशन। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन की, और इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए ध्यान से देखो, यहां पर जो लिमिट है वो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहां पर लिमिट है वो 0 से इनफाइनाइट के अंदर है। तो मैं क्या करूंगा, जब लिमिट निकालूंगा तो या तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, जब इसको कन्वर्ट करूंगा तो सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि अगर मैं इसको लेते हुए चल रहा हूं तो -इनफाइनाइट से जो इनफाइनाइट लिमिट दी हुई है उसको मैं किस में कन्वर्ट करूं, 0 से इनफाइनाइट के अंदर। इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन कंसीडर करता हूं, और मान लेते हैं कि जिस चीज का मुझे फोरियर निकालना उसके अंदर जो fx है उस fx को मैंने डिफाइन कर दिया। मुझे लाप्लास के फॉर्म में लाना है, इसलिए 0 से इनफाइनाइट में मैं उस फंक्शन को डिफाइन कर देता हूं, और बाकी जो भी पार्ट बता उसके अंदर मैं क्या कर लेता हूं, उसको 0 ले लेता हूं।
तो मैंने फंक्शन डिफाइन किया, ध्यान से देखो, ये fx मैंने लिया कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मींस इसके अंदर जब 0 से इनफाइनाइट आप जा रहे हो तो उसकी वैल्यू ये है e की पावर माइनस ax और gx। जब मैं e की पावर माइनस ले रहा हूं तो मैं यहां पर एज्यूम करके चल रहा हूं कि a जो मेरे पास में है पॉजिटिव क्वांटिटी, और ऑफ कोर्स ना केवल a पॉजिटिव क्वांटिटी है बल्कि a रियल होगा। और साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर प्रॉपर्टी को लगा रहा हूं तो ऑर्डर प्रॉपर्टी केवल रियल नंबर्स के लिए ही वैलिड होती है। ऑफ कोर्स अगर मैं a ग्रेटर देन 0 लिख रहा हूं तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता तब मुझे लिखना पड़ता रियल पार्ट ऑफ a ग्रेटर देन 0, कुछ इस तरह से। क्यों? क्योंकि ऑर्डर प्रॉपर्टी जो होती है वो केवल रियल नंबर्स के लिए ही वैलिड होती है। आगे बात करते हैं, ये फंक्शन मैंने डिफाइन कर लिया, इसका फोरियर निकालना है। इस इंटीग्रेशन को मैंने स्प्लिट कर लिया, एक मैंने माइनस इनफाइनाइट से 0 के अंदर इसके वैल्यू कितनी होगी 0, और 0 से इनफाइनाइट में वैल्यू कितनी हो जाएगी ये। जैसे मैंने पुट किया, ध्यान से देखो, यहाँ पर बेस सेम है, पावर 8 हो जाएगी, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, इसलिए कॉमन ले रहा हूं क्योंकि मैं इसको लाप्लास में कन्वर्ट करूंगा, और लाप्लास के लिए e की पावर कितना आना चाहिए माइनस। जैसे मैंने लिखा ये क्वांटिटी आ गई। अब ध्यान से देखो यहां पर कितना हो गया a माइनस आई पी, और इस a माइनस आई पी के अंदर ध्यान से देखो इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूं, s मान लेता हूं। जैसे इसको s मानता हूं मेरे पास में ये क्वांटिटी आ गई। अब ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा, लाप्लास बन जाएगा। लेकिन इसको लाप्लास बनने के लिए इसके कर्नल पे कुछ कंडीशंस होते हैं। उस कर्नल पे कंडीशंस के अंदर आपको देखना है कि अगर s आपके पास में रियल है तो वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और s अगर आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका रियल पार्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखो यहाँ पर s क्या है, a माइनस आई पी, और कोई भी नंबर अगर x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसका मतलब s क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो। और ये लाप्लास डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे इसके लिए इसका रियल पार्ट कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखो इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा, आप सबने पढ़ा होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि x प्लस आई वाई के फॉर्म में है तो x वहां पे क्या होता है, उसका रियल पार्ट होता है। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, रियल पार्ट, और मैंने इसलिए यहाँ पे एज्यूम किया था कि a क्या ले रहा हूं मैं, ग्रेटर देन 0, क्योंकि फंक्शन भी मैं ही कंसीडर कर रहा हूं। तो वहां पर मैं एज्यूमशन लेके चल रहा हूं कि a क्या पॉजिटिव और a पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और जैसे 0 होगा ये क्या बन गया, लाप्लास के डेफिनेशन, लेकिन किस फंक्शन का, gx का। आपके क्वेश्चंस के अंदर चारों ऑप्शंस के अंदर जो आपके पास में वेरिएबल है वो t है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जनरल नोटेशन की बात करें तो f ऑफ t का जो आपके पास में फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, लाप्लास ऑफ किसका, कुछ फंक्शन g ऑफ t का। लेकिन अगर आपसे g ऑफ t नहीं दे करके आपको इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, ये डिफाइन करके दिया जा सकता है, जिसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस at, और g ऑफ t है तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो तो g ऑफ t कितना आ गया, e की पावर at f ऑफ t के फॉर्म में भी आंसर दिया जा सकता है। कर्नल का भी बहुत डिफरेंस है, यहाँ पे कर्नल का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे मैं कर्नल माइनस ले लेता हूं तो जैसे ही माइनस लूंगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इस चीज का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, आपके पास में जो फाइनल आंसर आ गया वो आंसर आ गया ये वाला। अगर आप चारों ऑप्शन में देखते हो तो चारों ही ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी के लाप्लास क्या होगा, जो ट्रू नहीं है। इसी प्रकार से सेकंड और फोर्थ का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ए के फॉर्म में तो। और तीसरा ऑप्शन भी आपके पास में लाप्लास ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ टी मींस कंपोजिट फंक्शन है, उसका लाप्लास कभी जो है वो फोरियर के इक्वल नहीं है, आप चेक कर सकते हो। फिलहाल ये आपका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। कई ऑथर जो होते हैं वो लाप्लास के डेफिनेशन को इस तरह से भी यूज करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के अंदर e की पावर माइनस एस और कितना हो गया fx। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, लाप्लास निकालना है। तो आप इसी को कंसिडर करते हुए चलो, लाप्लास ऑफ fx आपके पास में कितना दिया हुआ है, e की पावर माइनस एस के फॉर्म में दिया हुआ है। ध्यान दो यहाँ पे s क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर s एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं s को कितना मान लेता हूं, कुछ इस तरह से मान लो, सिग्मा प्लस आई ओमेगा टी ले लो, या फिर हम p के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको इसी तरह से ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। और ये कितना हो गया a माइनस, अगर मैं इसको आई पी ले लूं तो ठीक रहेगा। क्यों इसलिए ले रहा हूं, क्योंकि माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का हो जाएगा। और अभी हम जो फोरियर के डेफिनेशन को लिख रहा हूं वहां पे जो कर्नल ले रहा हूं वो प्लस आईपीएक्स ले रहा हूं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस s को मैं किस फॉर्म में ले रहा हूं, a माइनस आईपी के फॉर्म में। यदि यहां पर माइनस लगा दो तो यहां पे आप प्लस ले लेना। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप सबको पता है कि यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ s जो है वो कितना है, a, और वो कितना है, ग्रेटर देन 0 इसके अंदर है। एज वेल एज आपके पता है कि a और p यहाँ पे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब यूज करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लाप्लास ऑफ, अगर हम बात करें f ऑफ x की तो इसका लाप्लास कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट।
ए की पावर माइनस एक्स जैसे रखोगे, ध्यान से देखो, ए की पावर ये तो कितना हो गया माइनस के ए और कितना आ गया एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस ए की पावर, ध्यान से देखो, ये कितना हो गया आई पी एक्स और कितना हो गया आपके पास में एफ ऑफ एक्स और कितना हो गया dx। इसको मैं और किस तरह से लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ये लिख सकते हैं इसको माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये तो मेरे पास में कर्नल, इसको तो मैं इस साइड ले लेता हूं और ब्रैकेट के अंदर कितना बच गया e की पावर माइनस ax और कितना हो गया f ऑफ x और कितना हो गया ये dx। ध्यान से देखो, अगर इस डेफिनेशन को देखते हैं, इसको मैं नया फंक्शन g ऑफ x अगर कंसीडर करता हूं तो ये क्या बन गया आपके पास में, फाइनली ये बन गया फोरियर ट्रांसफॉर्म। किस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म बन गया, e की पावर माइनस ax और fx का, और इसी को मैं थोड़ी देर के लिए कितना लिख देता हूं, सपोज g ऑफ x लिख देता हूं। तो यहां से हम कंपेयर करते हैं, तो यहां से कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि किसी फंक्शन fx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, s पैरामीटर के रिस्पेक्ट में किसके इक्वल होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म e की पावर माइनस ax fx, जिसको अगर मैं नया फंक्शन g ऑफ x कंसीडर कर लेता हूं तो वो उसके इक्वल होगा, जो अगेन आपके चारों ऑप्शन में नहीं है, मींस लाप्लास ऑफ f ऑफ t भी किसके इक्वल नहीं है, फोरियर ऑफ g ऑफ t के इक्वल नहीं है। तो इस केस में इसके अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन के चारों ही ऑप्शन, इसके करेक्ट आंसर कौन से हो जाएंगे, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। चाहो तो आपको इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस e को इधर ले जा सकते हो, फोरियर ऑफ f ऑफ t कितना हो गया, लाप्लास ऑफ e की पावर at f ऑफ t हो गया। किसी भी फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कोई भी फॉर्म इसका चारों ही ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आपके पास में ऑप्शन दिए हुए उस ऑप्शन में कोई भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, और करेक्ट आंसर नहीं होगा तो आप इस पे भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये थे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दिया हुआ है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपसे सिंपल से पूछा गया है कि आपके पास में एक फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दिया हुआ है कि f ऑफ s की वैल्यू कितनी है 1/s, और क्वेश्चन के अंदर बोला गया द इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fs कितना होगा। ध्यान से देखते हैं, इसका क्या निकालना, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपके पास में, यदि मान लेते हैं मेरे पास में कोई फंक्शन fx दिया हुआ है तो उसका साइन ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को डिनोट करने का तरीका fs और कितना हो गया, ये इस तरह से बाहर लगा देते हैं और यहाँ पे मैं लगा देता हूं p। यहाँ पे एक काम करो, s के फॉर्म में दिया हुआ है तो ये पैरामीटर कितना हो गया s में, यहाँ पर पैरामीटर p ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे साइन s से डिफाइन कर रहा हूं। जैसे मैं इसको डिफाइन करता हूं तो कल बताया था मैंने कितना होता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2/π डेफिनेशन बताई थी, और 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक क्या आता है आपके पास में। यहाँ पे जो कर्नल लेंगे साइन है, इसलिए कर्नल कौन सा हो जाएगा, साइन px, और f ऑफ x कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये तो मेरे पास में क्या है, इसको बोलते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। हमें क्वेश्चन के अंदर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म नहीं पूछा गया, हमें fx नहीं दिया है, हमें दिया हुआ है f ऑफ x, मींस साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, आपको उसका इनवर्स निकालना है। तो ऑफ कोर्स जब इसकी बात करते हैं तो ये तो साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, ये fx हो गया, तो fx क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स इसका इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म। या इसको मैं इस तरह से लिखूं, जब मैं इनवर्स डिफाइन कर रहा हूं तो इनवर्स को लिखने का तरीका f ऑफ x, और इसी को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, fs और fs इनवर्स। इसका मतलब है इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इसको डिफाइन करेंगे तो अगेन आपके पास में कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2/π। ध्यान से देखो, यहां पर क्या करना है, जस्ट 0 से इनफाइनाइट, और साइन px आपके पास में सेम ही रहेगा, यहां पर f ऑफ x की जगह अब आपके पास में कितना हो जाएगा, f ऑफ s। इसको मैं इस तरह से लिख लूं, ये f ऑफ s है, इसका इनवर्स निकालना मुझे, तो f ऑफ s का इनवर्स निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, f ऑफ s आपके पास में आ गया। अब ध्यान से देखो, और कितना इसको किसके रेस्पेक्ट में करोगे, ऑफ कोर्स s है तो आपके पास में क्या हो जाएगा s, और यहाँ पर इस p पैरामीटर की जगह मैंने क्या ले लिया, s ले लिया, इसलिए लिया क्योंकि आपके पास में s के फॉर्म में गिवन। इसको कैलकुलेट करना, और इसको कैलकुलेट करने पे जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर। ध्यान से देखो, ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2/π, लिमिट कितनी हो गई 0 से इनफाइनाइट, ये कितना है आपके पास में, इसको लिख देंगे साइन sx, और ध्यान से देखो f ऑफ s आपके पास में डिफाइन करके दिया हुआ है, कितना है f ऑफ s, और ये कितना हो गया यहाँ पर ds। आपके पास में सिंपल सा क्या बन गया, इंटीग्रेशन बन गया, इसको मैं इस साइड में लिख देता हूं, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ये f ऑफ x कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2/π, और ये कितना हो गया 0 से इनफाइनाइट, और कितना हो गया साइन, और यहां पर कितना है s, और कितना है x/x, और ये dx। कुछ आपको नजर आ रहा है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2। कैसे कैलकुलेट करोगे,
मैं साइड में यहां पे लिख देता हूं, इसको क्या मान लेना, आई इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। आपने बीटा गामा फंक्शन पढ़ा होगा। दूसरा रूल आपने पढ़ा होगा, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। आपको क्या करना है, ये जो है वो एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं, साइन एस एक्स अपॉन एस, और कितना हो गया ये ds, यहां पे x नहीं है, ds। अब ध्यान से देखो, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, हमें इसको सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या यूज करता हूं, यहां आपने एक रूल पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। मींस मैं इस इंटीग्रेशन का क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है कि मैं डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करूं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, हमें क्या करना है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कुछ आइलेट वगैरह लगाते हैं, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर मैं इस पूरे पोर्शन को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो, ध्यान देना, पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा, तो ये आपके यहां पे साइन का तो कितना हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां से जब एस एक्स है, x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो एस एक्स का s बाहर आएगा, और इस s से s क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डेल्टा आई और डेल्टा x कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके जब इस इंटीग्रेशन के वैल्यू निकालते हो, तो i की जो वैल्यू है आपके पास में कितनी आ जाएगी, π/2। यहां पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना, बाद में आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, और कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम करना, इस इंटीग्रेशन के अंदर क्या पुट कर देना, 8x = 0। x = 0 पे बात करें तो i कितना हो गया, 0, क्योंकि कांस्टेंट तो आई गई। जैसे कांस्टेंट आता है, वापस आपको क्या करना है, एक बार आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, वापस इसको इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करते कांस्टेंट आएगा, उसको रिमूव करने का तरीका, x = 0 पे यहां पर देखो i की वैल्यू कितनी है, 0। जैसे आप सॉल्व करते हो, i की वैल्यू कितनी आ गई, π/2, तो यहां पर कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2/π मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, π/2। ध्यान से देखो, ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होके कितना आंसर आ गया, √π/2। चेक करते हैं आपके पास में कौन से ऑप्शन के अंदर √π/2 है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास में 4 है, और ऑप्शन नंबर 4 के अंदर आपके पास में क्या रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ π/2। तो जस्ट इसके अंदर कुछ नहीं करना था, आपको डेफिनेशन अप्लाई करना था। ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 भी सिंपल सा था, जस्ट आपको हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, और हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दिया हुआ है कि सबसे पहले तो आपके पास में जो कर्नल है, वो कर्नल कितना दिया हुआ है, x और z0, और कितना दिया हुआ है, px, आई थिंक p के फॉर्म में है। आपको एक फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है, और f ऑफ x की जो वैल्यू है वो दी हुई है a² - x² है। जब आपके पास में 0x और लेस देन कितना है, a है, और 0 है जब आपके पास में x की वैल्यू ग्रेटर देन a है। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपको इसका हेंकल ट्रांसफॉर्म निकालना। अब ध्यान से देखो, nth ऑर्डर का जो हेंकल ट्रांसफॉर्म होता है, उसका मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आपके पास में कितना होता है, hn(x) आपको कैलकुलेट करना है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक इसकी लिमिट होती है, और इस n का जो कर्नल होता है, उस कर्नल को लेते हैं हम लोग xn और कितना, px। ये तो आपके पास में कर्नल हो जाता है। मैंने बताया हेंकल ट्रांसफॉर्म भी एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है, और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि हर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में हर जो आपके पास में अलग अलग ट्रांसफॉर्म्स हैं, उन सब के कर्नल होते हैं। यहाँ पे जो कर्नल है आपके पास में, वो कर्नल कौन सा होता है, xjnx। यहाँ पे क्या है, कर्नल है, जहां पे jn आपको पता है कि बेसल फंक्शन होता है। और साथ में हम किसका निकाल रहे हैं, हेंकल ट्रांसफॉर्म x का नहीं, हम किसका निकालें, f ऑफ x का हेंकल ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, f ऑफ x और dx आ जाएगा। जस्ट इसको कैलकुलेट करना, और एक ही स्टेप में आंसर। ध्यान से देखो, अभी फिलहाल आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया है कि आपको जो कर्नल है वो कितना लेना है, xz0 px। इसका मतलब आपको 0 ऑर्डर का हेंकल ट्रांसफॉर्म निकालना। तो n की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे, मींस आपको क्या कैलकुलेट करना है, h0 fx कैलकुलेट करना है। जैसे पुट करोगे लिमिट सेम रहेगी। ध्यान से देखो, ये कितना बन गया, ये तो बन गया xz0, और कितना हो गया, px। नाउ आगे ध्यान से देखो, fx और dx, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये हो गया f of x और dx। अब fx को क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो fx आपको जो है वो डिफाइन करके दिया हुआ है, बोला गया है कि जब आपके पास में 0 से a के बीच में, तो कितना हो जाएगा, a² - x², और x ग्रेटर देन a के लिए कितना होगा, 0। तो यहां पर क्या करेंगे, हम लिमिट को स्प्लिट करेंगे, 0 से a और a से इनफाइनाइट। तो a से इनफाइनाइट के लिए तो कितना हो गया, वो 0। तो और हम इसको कितना लिख सकते हैं, h0, और कितना हो गया आपके पास में, किसका निकाल रहे हो, इस fx का। तो लिमिट कितनी हो गई, 0 से लेकर के a तक। ये आपके पास में x है। ध्यान से देखो, यहां से कितना आएगा, a² - x²। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, और कितना हो गया, ये हो गया z0, और कितना हो गया, px, और कितना हो गया, dx। ये आपके पास में क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्या आपके चारों ऑप्शन में ऐसा कुछ आ रहा है, देखते हैं, मैच करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 के चारों ही ऑप्शन में कहीं पे भी ए नजर ही नहीं आ रहा है, चारों ही ऑप्शन गलत है। हाँ, हो सकता है कि ए की अगर मैं पर्टिकुलर वैल्यू 1 ले लेता हूं तब आपके पास में जो ऑप्शन नंबर है सेकंड, ध्यान से देखो, 0 से 1 x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और z नॉट पी एक्स डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेकिन किस केस में, जब a की वैल्यू कितनी है 1, यहां पर a की वैल्यू जो है वो 1 नहीं दी हुई है, a आपको डिफाइन करके दिया हुआ, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और अगर a कोई भी रियल नंबर है तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये वाला जो आपके चारों ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या दिया हुआ आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में अगेन आपके पास में क्या निकाला हुआ, आपके पास में हेंकल इनवर्स निकाला हुआ है। ठीक है, एच इनवर्स आपको निकालना है, एच इनवर्स की वैल्यू निकालनी, लेकिन फंक्शन आपके पास में डिफाइन करके दिया हुआ है e की पावर माइनस ए पी अपॉन कितना हो जाएगा पी स्क्वायर, और क्वेश्चन के अंदर बोला गया n इक्वल टू 1। अभी जस्ट इससे पहले बात की थी, मैंने बात की थी हेंकल ट्रांसफॉर्म की। जैसे हेंकल ट्रांसफॉर्म निकालते हैं वैसे हेंकल इनवर्स निकालते हैं। तो nth ऑर्डर का हेंकल इनवर्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एच एन एक्स अगर आपके पास में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, हेंकल ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, तो अभी भी बता दें मैंने 0 से कितना होता है इनफाइनिट। यहां पे लेंगे कर्नल, और कर्नल कितना होता है x, और jn कितना होता है px, ध्यान देना है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे fx का निकाल रहे तो कितना हो गया fx और dx हो गया। ये तो था मेरा हेंकल ट्रांसफॉर्म। हमें हेंकल ट्रांसफॉर्म नहीं पूछा है, हमें पूछा है हेंकल इनवर्स। तो इसी से हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे, और इसका इनवर्स निकालेंगे तो h इनवर्स p के फॉर्म में दे रखा है, इसलिए मैं f ऑफ p लिख देता हूं, और f ऑफ p कितना होगा, लिमिट सेम रहेगी 0 से इनफाइनाइट। यहां पर x की जगह कितना आ जाएगा p, और p की जगह कितना आ जाएगा x, सिंपल सा फर्क है। तो p और आ जाएगा, और इसको भी लिख दूंगा मैं jn, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, px, और एक कितना हो गया आपके पास में f ऑफ p का निकाले तो f ऑफ p, और अब इसको आप जो डिफरेंशिएट करोगे वो किसके फॉर्म में करोगे, p के फॉर्म में करोगे, तो आपका आंसर x के फॉर्म में आएगा, और ये आपका फंक्शन क्या बन जाएगा fx। ये आपके पास में होता है हेंकल इनवर्स, और आपको क्वेश्चन के अंदर f ऑफ p ये डिफाइन करके दिया। साथ ही साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दी हुई है, और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है यहाँ पे कि आपको n की वैल्यू जो है वो कितनी लेनी है, 1 लेनी है। n की वैल्यू जैसे 1 लोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, f ऑफ x कैलकुलेट करूंगा, जिसको लिखूंगा मैं h1, n की वैल्यू 1, और कितना ये इनवर्स, और कितना हो गया f ऑफ p। जब इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे देखो, इसके लिमिट को अप्लाई करते हैं, ये हो गया 0 से लेकर के इनफाइनिट तक। इसको लिखेंगे 0 से इनफाइनिट, यहाँ पे कितना आपके पास में p है, और ये कितना हो गया j1, और कितना हो गया px, और ध्यान से देखो f ऑफ p की वैल्यू कितनी दे रखी है, e की पावर आपके पास में है माइनस के ap अपॉन कितना p स्क्वायर, और कितना हो गया ये dp। इस p से p क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और किस फॉर्म में इसको लिख सकता हूं, 0 से लेकर के इनफाइनिट तक, e की पावर कितना हो गया माइनस के ap, ध्यान देना, अपॉन यहां से कितना बचेगा p, और ये कितना हो गया j1 px। अब ध्यान से कुछ इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं जो आपको आप बार बार कैलकुलेट नहीं कर सकते, या कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो कुछ इंटीग्रल्स ऐसे हैं जिनके वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। वो इंटीग्रल्स में एक वो इंटीग्रल्स आते हैं इन्वॉल्विंग बेसल फंक्शन। यहाँ पे J1 क्या है, 1 ऑर्डर का बेसल फंक्शन है। तो कोई इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट 1 ऑर्डर का अगर आपके पास में बेसल फंक्शन कंसिस्ट करता है तो उसका आपको इंटीग्रेशन के वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं फिलहाल आपको बता देता हूं, लेकिन कुछ 3 4 5 हैं आपके पास में जो बेसल फंक्शंस को इन्वॉल्व करने के बाद, जैसे z0 ले लूं, यहाँ पे j1 ले लूं, तो वो इंटीग्रेशंस आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी, अब देखो हमें fx के फॉर्म में निकालना है, यहाँ पे p दिया हुआ, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस a अपॉन x जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये होती है। अभी मैं आपको लिखवा भी देता हूं कुछ 2-3 इंटीग्रेशंस, तो जिनके वैल्यूज क्या है आपको सीधे याद रखना है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी। और जब हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ऑप्शन नंबर आप देखते हो तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन के अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस a अपॉन x। ठीक है, सेम है। अब बात करते हैं कुछ इंटीग्रेशंस में आपको लिखवा देता हूं जिसके वैल्यूज भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ध्यान से देखो, ये तो आपके पास में एक इंटीग्रेशन, एक तो मैं इसी को लिख देता हूं सिंपली। आपके पास में ये कितना हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर आपसे पूछ ले 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, e की पावर माइनस ax, x के फॉर्म में लिख लेते हैं सारे इंटीग्रेशन, और ये कितना हो जाएगा x। e की पावर माइनस ax अपॉन x की वैल्यू आपके पास में है, और ये j1 के करेस्पॉन्डिंग में केवल लिख रहा हूं px, वहां पे dp की जगह कितना आएगा dx। ये हो जाएगा आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस a अपॉन, ये आपके पास में कितना आ जाएगा p।
अब बात करते हैं एक और 0 से इनफाइनाइट और e की पावर माइनस ax और ये j1 और अगर बात करें px dx की तो इसके वैल्यू जो होगी आपके पास में p अपॉन कितनी होगी a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की पावर 3/2। तो कुछ इस तरह के हैं जो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम लोग सॉरी इसमें x भी आएगा, तो ये आपके पास में x e की पावर माइनस x j1 px की वैल्यू ये इतनी हो जाएगी। इसी तरह के कुछ और इंटीग्रेशंस आप कहीं से ढूंढ सकते हो जिसके अंदर आपके पास में क्या है बेसल फंक्शंस इन्वॉल्व करता है, उनके इंटीग्रेशंस की वैल्यू याद रखनी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये था आपके पास में 11 और इस 11 का आंसर ये आपके पास में जो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बोला गया है कि आपके पास में अगेन सेम चीज आपको क्या करना है हेंकल ट्रांसफॉर्म। हेंकल ट्रांसफॉर्म से काफी क्वेश्चन आए हैं। आपके पास में एक फंक्शन दिया हुआ और उस फंक्शन का हेंकल ट्रांसफॉर्म निकालना है लाप्लास के फॉर्म में, या इस तरह से बात करें कि हेंकल ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको क्या करना है रिलेशन निकालना है, या इसके हेंकल ट्रांसफॉर्म को लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज करना है। तो द हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का अब क्वेश्चन नंबर ये है आपके पास में 12। बात करते हैं फंक्शन एफ के फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसको मैं gx ले लेता हूं और gx कितना दिया हुआ है e की पावर माइनस ax और कितना है आपके पास में fx। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इसका आपको क्या निकालना है हेंकल ट्रांसफॉर्म निकालना है। अगेन अभी थोड़ी देर पहले बताया था हेंकल ट्रांसफॉर्म कितना होता है hn और fx। जब इसकी बात करेंगे 0 से लेकर के कितना हो गया इनफाइनाइट, कर्नल क्या लेते हैं x और jn और कितना हो गया px और कितना हो गया आपके पास में f ऑफ x और dx। यहाँ पे हम एक काम करते हैं जी के फॉर्म में हमें दे रखा है तो मैं इसको जी ले लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो हेंकल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ये होती है जस्ट जीएक्स को क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, तो और मैं क्या लिखूंगा हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स की अगर हम बात करें तो हो गया 0 से इनफाइनाइट। एक्स आप जेन पी एक्स आपके पास में ऐसे रहेगा, ये आपके पास में एज इट इज मैंने लिख दिया और जी एक्स की वैल्यू में डिफाइन करके लिख रहा हूं e की पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स डी एक्स। आप ध्यान से देखो हमें क्या करना था, इस फंक्शन का हेंकल ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में निकालना था। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को अगर आप देखते हो तो क्या होती है 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस के एस एक्स एफ एक्स डॉट डी एक्स होता है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, यहां पे भी हम क्या करेंगे, ये देखो e की पावर माइनस एक्स इसको एक साथ ले लेंगे और बाकी क्वांटिटी को बॉक्स में लिख देंगे या ग्रुपिंग कर देंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0 से इनफाइनाइट, देखो लिमिट लाप्लास के अंदर यही रहती है e की पावर माइनस एक्स, वहां पे एस एक्स आता है तो वो s यहां पे कितना बन गया a बन गया। क्वेश्चन के अंदर डिफाइन करके दिया हुआ है, मैं मान के चल रहा हूं। अगर क्वेश्चन वाला भी मान के चल रहा है कि a क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि माइनस डिफाइन कर रहा है तो ऑफकोर्स a को पॉजिटिव ले रहा है। e की पावर माइनस एक्स और इसको जब ग्रुपिंग करूंगा तो कितना हो गया x हो गया, ये हो गया जेन हो गया, ये px और ये कितना हो गया मेरे पास में fx हो गया और dx हो गया। लाप्लास के डेफिनेशन को देखता हूं तो लाप्लास के डेफिनेशन ध्यान से देखो e की पावर माइनस एस एक्स, तो पैरामीटर यहाँ पे कितना हो गया a हो गया और ये पूरा क्या बन जाएगा फंक्शन बन जाएगा। तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, ये किसके इक्वल हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लेकिन किसका x jn px और f ऑफ x और यहाँ पे पैरामीटर कितना बन जाएगा a आपका क्या हो जाएगा पैरामीटर। देखते हैं ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 के चारों ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यहां पर पहले ऑप्शन को देखते हैं तो x jn px है, ठीक है, यहाँ पर n की जगह v लिया उसने तो वो चलेगा, वेरिएबल का नोटेशन हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे n की जगह उसने v ले लिया तो x jv px, लेकिन साथ में क्या है fx कहीं पे भी नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर आपका फंक्शन e की पावर माइनस ax fx के फॉर्म में दिया हुआ है तो फाइनल आंसर में fx आना चाहिए। मींस क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी चारों ऑप्शंस में से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। काफी क्वेश्चंस इसमें गलत है सेकंड पेपर के अंदर, हम देखेंगे आगे भी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की, और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ध्यान से देखो आपको मेलिन ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया कि आपके पास में एक फंक्शन है और वो फंक्शन जो है उसका मेलिन ट्रांसफॉर्म जो है, ध्यान से देखो एक फंक्शन है fx और इस fx का मेलिन ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बताता हूं fx का p पैरामीटर के रेस्पेक्ट में जो आपका मेलिन ट्रांसफॉर्म है वो कितना दिया हुआ है f ऑफ p दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया तब अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है मेलिन ट्रांसफॉर्म निकालना है, लेकिन इस फंक्शन के इंटीग्रेशन का, मीन 0 से x और f ऑफ u d अगर मैं कर देता हूं तो इसका आपको मेलिन ट्रांसफॉर्म निकालना है किसके, हाँ p के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है और वो कितना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं,
इसके मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उस कुछ प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। आपने मेलिन ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। अगर आपको मान लेते हैं कोई फंक्शन दिया हुआ और उसका मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ पी है, तो उसके डिफरेंशिएशन का मींस एफ डैश एक्स का जो मेलिन ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंटीग्रेशन का मेलिन ट्रांसफॉर्म। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। मींस अगर मान लेते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स है, तो आपके पास में एफ एक्स क्या होगा, जी एक्स का इंटीग्रेशन होगा। हम उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर मेरे पास में ऐसा है, तो हम सबको पता है कि एफ ऑफ जो मेलिन ट्रांसफॉर्म है किस फंक्शन का, एफ डैश एक्स का पी के रेस्पेक्ट में। ध्यान देना यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स का पी के रेस्पेक्ट में मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन में एफ ओ पी मान रहा हूं, तो एफ डैश एक्स का कितना होगा, माइनस के पी माइनस वन, और कितना होगा यहाँ पे, इसको मैं कैपिटल ले रहा हूं तो मैं यहाँ पे भी कैपिटल ले लेता हूं, एफ ओ पी माइनस वन, दोनों मल्टीप्लाई है, ठीक है, पावर नहीं है। माइनस पी माइनस वन एफ ओ पी माइनस वन होता है किसका ट्रांसफॉर्मेशन, इसका ट्रांसफॉर्मेशन। अब ध्यान से देखो हमें क्या करना है, हमें इसको मैं अगर लिखूं, अब इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो ये कितना हो गया माइनस के, और ये हो गया p माइनस वन। अब एफ ओ पी माइनस वन क्या हो गया, एफ ओ पी क्या था आपके पास में, मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स का था p पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, तो एफ ओ पी माइनस वन क्या हो जाएगा, एफ एक्स का अगेन मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन किसके पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, p माइनस वन। तो इस पूरी क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज द मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, फंक्शन तो आपका सेम है लेकिन पैरामीटर कौन सा ले लिया, p माइनस वन। इसका मतलब ये क्वांटिटी इसके इक्वल आ गई। कंपेयर करते हो ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स है, दोनों तरफ क्या करूंगा मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, तो यहां से मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन किसके इक्वल आ जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास में हो गया, यहाँ पे जो मेरे पास में है जीरो से लेकर के एक्स तक आपको लिमिट दी हुई, तो जीरो से लेकर के एक्स तक, और ये आपके पास में हो गया एफ ऑफ यू डी यू। फिलहाल मैं पैरामीटर को p ही लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस के p माइनस वन। यहां से ये मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन और मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दी, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जब से इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, तो ये तो केवल आपके पास में सिंपली कितना बन जाएगा, ये तो सिंपली बन गया एफ ऑफ एक्स, और कितना हो गया ये एफ ऑफ पी, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में माइनस के p माइनस वन, और इसको मैं यही लिख देता हूं माइनस के, कितना हो गया p माइनस वन। और ध्यान से देखो ये मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या लग जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जीरो से x, और कितना हो गया f ऑफ u और du, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, p माइनस वन। अब ध्यान से देखो आपका जो आंसर है, आपका आंसर क्या करना है, इसका मेलिन ट्रांसफॉर्म निकालना है, लेकिन p माइनस वन के रेस्पेक्ट में नहीं निकालना। आपको जस्ट इतना बोला गया है कि आपको इसके इंटीग्रेशन का मेलिन ट्रांसफॉर्म निकालना है, और जब मेलिन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो हम पैरामीटर क्या मान के चलते हैं, p। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, पैरामीटर को p एज्यूम करेंगे। जैसे मैं पैरामीटर को p लूंगा, तो ऑफ कोर्स मैं पैरामीटर को p लेने के लिए मैं p को किससे रिप्लेस कर दूंगा, इस इक्वेशन के अंदर मैं p को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, p प्लस वन से। तो जैसे p प्लस वन से रिप्लेस करेंगे, ये कितना हो गया आपका मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको कितना लिख दूं, f ऑफ x, और किसके रिस्पेक्ट में, p प्लस वन। यहाँ पे ध्यान से देखो जैसे p प्लस वन लिखूंगा, ये कितना हो गया माइनस, यहाँ पे केवल इतना बच गया p, और ये मेलिन ट्रांसफॉर्म में कितना हो गया, इंटीग्रेशन जीरो से x, और f ऑफ u और du, और यहाँ पे कितना बन गया p। यही मुझे कैलकुलेट करना था, तो और फाइनल आंसर लिखते हैं, मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, जीरो से लेकर के x तक, सारी क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे, ये हो गया f ऑफ u du और p के रेस्पेक्ट में। ध्यान से देखो मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास में p के रेस्पेक्ट में कितना है, f ऑफ p है, तो p प्लस वन के रेस्पेक्ट में इसको कितना लिखेंगे, p प्लस वन। जैसे इसको डिवाइड करेंगे नीचे आ जाएगा माइनस के वन अपॉन p आपके पास में आएगा, और ये पूरा कितना बन गया, f ऑफ p प्लस वन। चेक करते हैं कौन से ऑप्शन के अंदर माइनस वन अपॉन p f ऑफ p प्लस वन है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास में था ये 13, और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर देखते हैं थर्ड ऑप्शन माइनस वन अपॉन पी एफ ऑफ पी प्लस वन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैंने यूज की वो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की गई थी। अगर आपको एफ एक्स का मेलिन ट्रांसफॉर्म पता है तो उस केस में एफ डैश एक्स का मेलिन ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13, और अब आप बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में हम कंटिन्यू करेंगे आगे वाले लेक्चर में। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या बोला गया, द मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस एक्स का इनवर्स, और पैरामीटर यहाँ पे क्या लिया है, p लिया। अब ध्यान से देखो मेलिन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने का आपको पता है मेलिन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, जीरो से इनफाइनाइट। में पहले लिख देता हूं चलो इसको, फिर इसको दूसरी तरह से कैलकुलेट करेंगे।
मेलिन ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तो है कि जो मेलिन ट्रांसफॉर्म आपको दिया हुआ है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन को आप क्या करो, यूज करो। तो प्रॉपर डेफिनेशन जो मेलिन ट्रांसफॉर्म की होती है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है आपके पास में 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर मेलिन ट्रांसफॉर्म की बात करें और मेलिन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स का पी के रेस्पेक्ट में कैसा निकालते हैं। सिंपल सा लास्ट लेक्चर में बताया था, जीरो से इनफाइनाइट एक्स की पावर पी माइनस वन और कितना होता है एफ ऑफ एक्स और डीएक्स। यहां पर जो हम कर्नल ले रहे हैं वो कर्नल कितना है, एक्स की पावर पी माइनस वन। ये मेलिन ट्रांसफॉर्म को निकालने का तरीका होता है, ये प्रॉपर डेफिनेशन होती है। मेलिन ट्रांसफॉर्म को और भी कई तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें जो एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं बाय यूजिंग कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज। रेजिड्यूज को यूज करते हुए फंक्शन आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, रेजिड्यूज पढ़ा होगा। अगर उसके आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स है, पोल्स है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, या फिर आपके पास में एसेंशियल सिंगुलरिटी है, तो उस केस में क्या करते हैं, हम उसका रेजिड्यूज निकालते हैं। और रेजिड्यूज निकाल करके रेजिड्यूज के केस में भी हम क्या करते हैं, मेलिन ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करते हैं। यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। हम क्या करेंगे, कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज का यूज करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे पूरी थ्योरी तो नहीं बता रहा हूं कि कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, सिर्फ यहाँ पे हम दो रिजल्ट लिखते हैं और दो रिजल्ट के बेस में हम कई बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, दो आपके पास में रिजल्ट लिख रहा हूं, उन दोनों रिजल्ट को आपको याद रखना और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, मेलिन ट्रांसफॉर्म निकालना है, किसका, 1 माइनस एक्स का इनवर्स आपके पास में बोला गया है, और पैरामीटर अगेन आपको क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। इस पी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, मेलिन ट्रांसफॉर्म निकालना है। आप ध्यान से देखो, मेलिन ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर x जो है, x को हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे और z लिख लेंगे। तो पहला जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, वो पहला तरीका जो आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे हम यूज में तो वैसे सेकंड तरीका लेंगे, देखेंगे कैसे लेंगे, लेकिन हम दो आपके पास में फॉर्मूले लेकर आऊं, उन दो फॉर्मूलों से आप मेलिन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि एफ ऑफ जेड आपके पास में कोई फंक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एफ ऑफ जेड आपके पास में फंक्शन है और हेज नो पोल्स। ध्यान देना यहां पर, इस एफ ऑफ जेड का कोई भी पोल जो है किस पे नहीं है, ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस। आपके पास में पॉजिटिव रियल एक्सिस पे इसका कोई भी पोल नहीं है। मींस एफ ऑफ जेड एक ऐसा फंक्शन जिसके पोल तो है लेकिन किस पे नहीं है, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे नहीं है। यहां पे पहला कंस्ट्रक्शन, अब यहां पे कुछ हाइपोथेसिस में सिंपल से लिख देता हूं कि हमें क्या क्या एज्यूम कर रहा हूं, इसके बारे में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो एफ ऑफ जेड जो है उसके जो पोल्स है, मैं सबसे पहले लिखता हूं कि एफ ऑफ जेड के जो पोल्स है वो पोल्स कौन कौन से हैं, मान लेता हूं ए आर के फॉर्म में है। ठीक है, जहां पर आर की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक ले लेता हूं, एन तक। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि एफ ऑफ जेड है और इस एफ ऑफ जेड के पोल कौन कौन से हैं, a1 a2 a3 a4 और कहां तक है, an तक है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ध्यान से देखना, दूसरी कंडीशन में ये लिख रहा हूं कि इस पे मैं क्या कर रहा हूं, एक रीजन सेटिस्फाई कर रहा हूं। ये एफ ऑफ जेड इस तरह के पोल रखता है और इनमें से कोई भी पोल जो है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे नहीं है। मींस 1/2 1 3/2 इस तरह का कोई भी पोल उसका नहीं है। साथ ही साथ आपके पास मैं लिख रहा हूं कि इस यहाँ पे a1 में ले लिया तो कुछ इस तरह से आप लिख लो कि इसका जो रियल पार्ट है इस पैरामीटर p का, क्योंकि मेलिन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रहे हैं, सिग्मा 1 रियल पार्ट ऑफ p जो है वो सिग्मा 1 से किसके बीच में है, सिग्मा 2 के बीच में। ये जो p आप ले रहे हो, मैंने कहा कि p पैरामीटर है, ये पैरामीटर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ये रियल भी हो सकता है। रियल हो गया तो कोई बात नहीं, सिग्मा 1 से सिग्मा 2, लेकिन रियल की हम यहाँ पे हम क्या बात करें, हम एफ ऑफ जेड की बात करें। जेड यहाँ पे क्या, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो p क्या मैं मान रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स पैरामीटर मान रहा हूँ। और अगर कॉम्प्लेक्स पैरामीटर तो मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं यहाँ पर कि आपके पास में रियल पार्ट ऑफ p सिग्मा 1 से सिग्मा 2 के बीच में। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहाँ पे ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप क्या करोगे, इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और तीसरी कंडीशन यहाँ पे मैं जो ले रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट z टेंड्स टू 0। आपके पास में z की पावर p f ऑफ z वो भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन में यहीं पे लिख देता हूं, अगेन लिमिट आपके पास में z टेंड्स टू इंफिनिटी की बात करें, z की पावर p f ऑफ z वो भी कितना होना चाहिए, 0। मींस f ऑफ z एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसके ये पोल हो, ये पोल जो है कोई भी पॉजिटिव रियल एक्सिस पे नहीं हो, रियल पार्ट ऑफ p जो है वो सिग्मा 1 से सिग्मा 2 के बीच में हो, ये आपके पास में 0 हो, इसके लिमिट आपके पास में 0 इंफिनिटी और 0 पर। तब अब हम बात करते हैं सीधा इसके मेलिन ट्रांसफॉर्म की। इस सिचुएशन में ये जो फंक्शन आपका दिया हुआ है, इस फंक्शन f ऑफ z का आपके पास में मेलिन ट्रांसफॉर्म की बात करें पैरामीटर p के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखो कितना होता है, पाई अपॉन साइन p पाई।
तो कितना होगा पाई अपॉन साइन पी और पाई, और समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक ये जितने भी पोल आए उन सब पोल पर हम क्या करेंगे, रेजिड्यूस कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर रेजिड्यूस किसका कैलकुलेट करेंगे, रेजिड्यूस कैलकुलेट करेंगे हम लोग फाई फंक्शन का या फाई ऑफ जेड का, किन पॉइंट्स पर, इन पोल्स पर। ठीक है, अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं ए आर, तो क्या आपके पास में सारे के सारे पोल हैं, उन सारे के सारे पोल्स का क्या करना है, आपको रेजिड्यू कैलकुलेट करना है किस पर, फाई ऑफ जेड पर। फाई ऑफ जेड का रेजिड्यू कैलकुलेट करना है इन पोल्स पर। तो यहाँ पर फाई ऑफ जेड जहां पे मैं डिफाइन करके लिख देता हूं कि वेर आपके पास में फाई ऑफ जेड जो है वो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो ये होगा आपके पास में e की पावर माइनस के आई और पाई जेड और इसकी पावर कितनी p माइनस 1 और f ऑफ जेड। अगर आप इसको फाई ऑफ जेड मान लेते हो तो इस फाई ऑफ जेड पर जो इस फंक्शन f ऑफ जेड के पोल है उस पर रेजिड्यू कैलकुलेट करो। यहाँ पर उन सारे पोल्स के करेस्पॉन्डिंग जितने भी इस फंक्शन के रेजिड्यू आते हैं उनको ऐड कर दो और पाई अपॉन साइन पी पाई से मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या हो जाएगा आपके f ऑफ जेड और p का क्या हो जाएगा आपके पास में, या आप चाहो तो इसको x ले सकते हो, यहाँ पे ये आपके पास में f ऑफ x के फॉर्म में दिया हुआ तो उसका क्या हो जाएगा मेलिन ट्रांसफॉर्म। अब ध्यान से देखो एक तरीका ये हो गया। अब जैसे इसके क्वेश्चंस की बात करें हम लोग, अगर मैं आपको दे दूं f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाई एक्स, जैसे यहाँ पे माइनस की जगह मैं आपको प्लस दे देता तो ये कितना हो जाता 1 प्लस एक्स का इनवर्स मींस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। जब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे तो f ऑफ z कितना हो गया 1 अपॉन 1 प्लस जेड, और 1 अपॉन 1 प्लस जेड के अंदर z इक्वल टू माइनस 1 क्या आ गया, इसका एक ऐसा पोल आ गया जो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे नहीं है क्योंकि तो नेगेटिव रियल एक्सिस पे। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब ये तो था इसका पहला तरीका। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं, या दूसरा मेथड एक और है, जब आपके पास में ये जो पोल है वो पोल कहां पे हो, रियल एक्स एक्सिस पे हो। तो अब ध्यान से देखना, ये सारी थ्योरी तो आपको याद होनी चाहिए, इतना तो चलेगा, इसको ये तो आपके पास में है ही। तो फर्स्ट प्लस ये जो पहली प्रॉपर्टी की एफ ऑफ जेड के जो है वो पोल, अब 9 पोल्स को हटा दो। कुछ पोल्स ए आर ऐसे हैं जो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे नहीं है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, एज वेल एज इन एडिशन 1 के साथ साथ, इन एडिशन 1 के साथ साथ आपके पास में क्या है कि कुछ पोल ऐसे मिल जाते हैं जो आपके पास में क्या है, रियल एक्सिस पे है, या इस तरह से लिखें कि 1 एंड यहाँ पे क्या है बीटा आर, ये आपके पास में क्या है कुछ पोल्स हैं, और आर की वैल्यू यहां से मैं ले लेता हूं 1 से लेकर के m तक। यहाँ पे मैंने n पोल ऐसे हैं जो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे नहीं है, यहाँ पर m पोल ऐसे ले रहा हूं जो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे हैं। तो बीटा आर पोल्स ऑन पॉजिटिव, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है रियल एक्सिस, क्योंकि अपने क्वेश्चन के अंदर जो पोल निकलेगा वो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे। अब ध्यान से देखो ये बीटा आर क्या है, पोल्स है किस पर, पॉजिटिव रियल एक्सिस पर है। साथ ही साथ कुछ पोल्स ऐसे मिले जो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे नहीं है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि पैरामीटर p सिग्मा 1 से सिग्मा 2 के बीच में, और इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस केस की अगर बात करें तो इस केस में फिर हमारे पास में मेलिन ट्रांसफॉर्म जो है फंक्शन f(x) का पैरामीटर p के रेस्पेक्ट में, ये पार्ट तो आपके पास में रहेगा ही रहेगा साइन p पाई, और आपके पास में कितना हो गया समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं रेजिड्यू ऑफ फाई r। इस पोर्शन में से आपको क्या करना है, एक पोर्शन को क्या करना है, सेपरेट करना है। कौन सा पोर्शन, जो किसके करेस्पॉन्डिंग आएगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग आएगा उनके पोल्स के, तो वो होगा पाई और कोट पाई, ध्यान से देखना। और साथ ही साथ क्या करेंगे हम, समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर के m तक, बीटा की पावर p माइनस 1, ये r यहाँ पे कितने पोल्स है 1 से लेकर के m तक। और आपको क्या करना है, रेजिड्यू कैलकुलेट करना है किसका, इस फंक्शन f ऑफ z का। इसको मैं इस तरह से ही लिख दूं f ऑफ बीटा r। f ऑफ बीटा r का मतलब f ऑफ z जो आपके पास में फंक्शन है उन फंक्शन का रेजिड्यू कैलकुलेट करना है अब इसके करेस्पॉन्डिंग में। तो आपको पहला काम तो क्या करना है, ये कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट करना, और दोनों क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, वो क्या होगा फाइनल आंसर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये तो देखिए थ्योरी मैंने इसलिए बता दी क्योंकि एग्जाम के अंदर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको ये देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बड़ा आसान सा है। अब इसका क्वेश्चन करते हैं और हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां से मैं इसको रफ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लिख लेना। आपके पास में ध्यान से देखो, ये आपके पास में इसका मेलिन ट्रांसफॉर्म आपको कैलकुलेट करना था। तो यहां पर क्या हो गया, f ऑफ x की वैल्यू फिलहाल कितनी हो गई, कितनी दी हुई है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। जब मैं इसको कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट करूंगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, तो f ऑफ z कितना हो गया 1 अपॉन 1 माइनस जेड हो गया। और f ऑफ z अगर 1 अपॉन 1 माइनस जेड हो गया तो इस फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोल्स निकालेंगे, सिंगुलर पॉइंट्स निकालेंगे, चेक करेंगे। तो वो सब आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा होगा। इस फंक्शन के लिए यहां पर हम देखते हैं तो z इक्वल टू 1 जो आ गया वो आपके पास में क्या आ गया, एक तरह का सिंपल पोल।
क्या इसके अलावा कोई पोल एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। z इक्वल टू 1 क्या है? सिंपल पोल है। और साथ ही साथ ध्यान से देखो z इक्वल टू 1 कहां पे है? पॉजिटिव रियल एक्सिस पे। तो ये कहां पे? ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो ध्यान से देखो इक्वेशन आसान सा हो गया। हमारे पास में इस f ऑफ z का केवल एक ही पोल है जो कहां पे हो गया? पॉजिटिव रियल एक्सिस पे। इसके अलावा कोई पोल है ही नहीं। मींस अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन तो कितना हो गया? जीरो। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ऐसा कोई पोल ही नहीं है जो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे नहीं हो, पॉजिटिव रियल एक्सिस के अलावा हो। तो ये पोर्शन तो कितना हो गया? जीरो हो गया। मींस हमें क्या कैलकुलेट करना है? केवल ये कैलकुलेट करना। और ध्यान से देखो यहाँ पे r की वैल्यू 1 से m तक भी जाने की जरूरत नहीं है, केवल r की वैल्यू कितनी होगी? 1। मींस हमें क्या कैलकुलेट करना है? इस फॉर्मूले के अंदर हम बात करें तो अब इस केस में इस m जो होगा f ऑफ z की बात करें और p पैरामीटर के रेस्पेक्ट में वो कितना हो जाएगा? माइनस के पाई कॉट और कितना हो जाएगा? ये आपके पास में पी पाई आएगा। सॉरी यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने ऊपर भी कहीं लिखा होगा पी पाई, यहाँ पे साइन पी पाई, यहाँ पे कोट पी पाई आएगा, ये कॉट पी पाई और कितना हो जाएगा? सिंपल से यहाँ पे देखो आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो गया? बीटा में इसी को ले लेता हूं पोल को, और बीटा की पावर कितनी? p माइनस 1। और आपको निकालना है रेजिड्यू फंक्शन f ऑफ z का किस पर? इस बीटा पर। ये फॉर्मूला ये बन गया। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? बीटा की वैल्यू तो हमारे पास में क्या है? जो पोल दिया हुआ 1 दिया हुआ है, तो बीटा की वैल्यू तो यहाँ पर कितनी होगी? 1 होगी। अब हमें क्या करना है? सिंपल सा उसका रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। लेकिन रेजिड्यू कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको बताया था कि f ऑफ z पोल तो रखना चाहिए, लेकिन कुछ और हाइपोथेसिस को भी वो क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। उसमें पहली थी कि आपका रियल पार्ट ऑफ p जो है वो कुछ दो क्वांटिटी के बीच में आना चाहिए, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बीच में आना चाहिए। यहां पर भी हम क्या करेंगे? इसका रियल पार्ट हम कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन लाएंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि लिमिट z टेंड्स टू 0, z की पावर p f ऑफ z भी कितना होना चाहिए? 0, और इन्फिनिटी पे भी कितना होना चाहिए? 0। तो यहाँ पर दोनों को सेटिस्फाई करा के देखते हैं, ये तो फाइनली आंसर आ ही जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पर हम बात करें तो हम कैलकुलेट करते हैं लिमिट z टेंड्स टू 0 और z की पावर p और f ऑफ z। चेक करते हैं इसको। जैसे आप इसको लिखोगे कितना हो गया? लिमिट z टेंड्स टू 0 और ध्यान से देखो z की पावर p अपॉन कितना हो गया? 1 माइनस z। और ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ऑफ कोर्स हो जाएगी, यदि आपके पास में इस z की वैल्यू आई, हम बात करें कि इस p की वैल्यू, रियल पार्ट ऑफ p की वैल्यू जो आपके पास में कितनी आ जाए? ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव आ गया, इसका रियल पार्ट नेगेटिव हो गया तो कितना हो जाएगा? फिर इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कब 0 होगा? जब रियल पार्ट ऑफ आपके पास में p कितना आ जाए? ग्रेटर देन 0 आ जाए। सिंपल सी बात है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया? ये 0 हो जाएगा कब? जब रियल पार्ट ऑफ p ग्रेटर देन 0 आ गया। इसी प्रकार से हम बात करते हैं लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी और कितना? z की पावर p और कितना? f ऑफ z। जैसे कैलकुलेट करेंगे हो गया लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी और z की पावर p, और इसको मैं कितना लिख लूं? 1 माइनस z। अब ध्यान से देखो, मैं यहां से क्या कर रहा हूं? z कॉमन ले रहा हूं, और जैसे z कॉमन लूंगा कितना हो गया? लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी, z की पावर कितना हो गया? p माइनस 1, और कितना हो गया? 1 अपॉन z, और कितना हो गया? माइनस 1। ठीक है। और अब ध्यान से देखो इसके वैल्यू जो है वो भी कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। अब इसके वैल्यू कितनी हो जाए? 0। जैसे आप लिखोगे यहाँ पे, ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे z टेंड्स टू इंफिनिटी रखोगे, ये तो कितना हो गया? 0। तो यहाँ तो कितना बच गया? माइनस 1। लेकिन ये पोर्शन भी कितना होना चाहिए? 0। और इस पोर्शन के 0 होने के लिए इस p माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। तो रियल पार्ट ऑफ p माइनस 1 कितना होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। दिस इंप्लाइज यहां से कितना आ गया? रियल पार्ट ऑफ p जो है वो लेस देन कितना हो गया? 1 आ गया। तो दोनों ही कंडीशन को देखते हैं। तो तीसरी कंडीशन मुझे यहाँ पे क्या मिल गई? ध्यान से देखो, 0 इज लेस देन रियल पार्ट ऑफ p इज लेस देन कितना? 1। इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंस एरिया। ये मेरिन ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन ये कहां कन्वर्ट करेगा? किस एरिया के अंदर एग्जिस्ट करेगा? वो आ गया आपके पास में रियल पार्ट ऑफ p क्या होना चाहिए? 0 से 1 के बीच में। आप ऑब्जेक्ट जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसका कोई भी पोल जो है पॉजिटिव रियल एक्सिस के अलावा नहीं है, कि सारे के सारे पोल पॉजिटिव रियल एक्सिस पे हैं और सारी क्या केवल एक ही पोल पॉजिटिव रियल एक्सिस पे हैं, तो उस केस में उसका मेलिन ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा? इस पर सिंपली आपको क्या करना है? रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। और रेजिड्यू कैलकुलेट करना यहाँ पर बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि ये क्या दिया हुआ आपके पास में? एक सिंपल पोल दिया हुआ है, और सिंपल पोल दिया हुआ है तो ध्यान से देखो यहाँ पर हम निकालें रेजिड्यू ऑफ किसका? f ऑफ z का, और किस पे निकाल रहे हैं? z इक्वल टू 1 पे। तो ये सिंपली कितना होता है? लिमिट z टेंड्स टू 1 और z माइनस 1 और f ऑफ z, और f ऑफ z जैसे आप 1 माइनस z रखते हो, 1 अपॉन 1 माइनस z रखते हो, इसके वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1। और इसकी वैल्यू जैसे माइनस 1 आती है, आपका आंसर कितना हो जाएगा? मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x और p के रेस्पेक्ट में कितना आ गया? माइनस की पाई और कॉट p पाई, इसके वैल्यू कितनी होगी? 1।
1 की पावर p माइनस 1, इसके वैल्यू कितनी आ गई -1। जैसे कैलकुलेट करोगे पाई और कितना हो गया कॉट p पाई। कौन सा ऑप्शन आपके पास में है, ध्यान से देखो। ऑप्शन नंबर आपके पास में है 1 और ऑप्शन नंबर 1 के अंदर क्या दिया हुआ पाई कॉट p पाई, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास में कुछ थ्योरी थी जो कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज से रिलेटेड थी, उसको अप्लाई करते हुए हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आया पाई कोट पी पाई। इस पार्ट में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से आगे कंटिन्यू जितने होते हैं 50 मिनट्स के अंदर।